साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपने अपने YouTube चैनल एमपी परीक्षा मंच पर। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे इकाई 1 से उच्च शिक्षा का ढांचा और प्रशासन। इस वीडियो लेक्चर को हम किस तरह से कवर करने वाले हैं, 1 से लेकर 50 प्रश्नों को इनमें हमने बहुत एनालिसिस के बाद में हर एक प्रश्न को रखा है। पुरानी जो परीक्षाएं हैं उनमें जब पूछे गए एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में प्रश्न पूछे गए उनको भी हमने कलेक्ट किया है। हर एक प्रश्न का एक डीप एनालिसिस है। प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए हैं हर विकल्प को हमने डिटेल में कॉन्सेप्चुअली समझने का प्रयास किया है। तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों वीडियो, अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो एमपी परीक्षा मंच के इस यूट्यूब चैनल को निःशुल्क है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स प्राप्त होते रहें। चलिए देखते हैं उच्च शिक्षा का ढांचा। और एक बात और कह दूं साथियों कि एक भी प्रश्न हमारे ख्याल में ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को यदि उच्च शिक्षा का ढांचा और प्रशासन के यदि 50 प्रश्नों को आप अच्छे से देखते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कहीं से कोई भी बुक से या कोई भी कॉन्सेप्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स को भी हमने इसमें पूरा एनालिसिस के बाद यहाँ पर कनेक्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, एमपीपीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन साथियों आपके सामने है, ठीक है। हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में भी देखेंगे ताकि एक प्रश्न से हमारे 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मतलब कि प्रश्न एक है लेकिन जवाब आपके पास 4 होंगे। यदि उस विकल्प से भी कोई प्रश्न आगे बनेगा तो वो हमारे काम का होगा। चलिए तो देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा बूट्स डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में बूट्स डिस्पैच ने एक स्टेटमेंट लेकर आए थे और इस डिस्पैच को एक महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुआ तो उसको कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ओके, इसमें देखेंगे हम ऑप्शन ए में मैकाले का विवरण 1835 में आया, हंटर आयोग 1882 में, बूट्स डिस्पैच 1854 में और सार्जेंट योजना 1944 में। अभी इन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल में हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कि बूट्स डिस्पैच इसने पहली बार प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा का ढांचा बनाया। तो बूट्स डिस्पैच का जो कहें कि एक जो स्टेटमेंट था, जो इन्होंने अपना विचारधारा रखी कि किस तरह से शिक्षा में बदलाव होना चाहिए, शिक्षा किस तरह की होना चाहिए, तो उसी आदेश को, उसी स्टेटमेंट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में ये भी याद रखें कि इसने पहली बार प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का ढांचा बनाया। मतलब कि हम जो पहली क्लास से यूनिवर्सिटी तक पढ़ते हैं वो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया, बूट्स डिस्पैच। थोड़ा सा हर चीज़ से कनेक्ट कर कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। बूट्स मतलब लकड़ी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन याद रह जाएगा इस तरह से मुझे लगता है। बूट्स डिस्पैच, डिस्पैच मतलब किसी चीज़ को डिस्पैच करना, पहुंचाना, आगे बढ़ाना। तो बूट्स ने लकड़ी में रखकर एक स्ट्रक्चर रखा कि भाई इसको आगे पहुंचाना। उस स्ट्रक्चर में क्या था, प्राथमिक से लेकर मतलब पहली क्लास से जो है यूनिवर्सिटी तक, हायर एजुकेशन तक जो है शिक्षा का ढांचा बनाया, ठीक है। प्रभाव, तो इन्हीं के प्रभाव क्या रहा है इसका, इसी की सिफारिश पर 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर 3 कॉलेज शुरुआत हुई, 3 विश्वविद्यालयों की शुरुआत हुई, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास विश्वविद्यालय। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से विश्वविद्यालयों की शुरुआत 1857 में बूट्स डिस्पैच की अनुशंसा पर नहीं हुई थी। तो 3 सही रहेंगे और एक आंसर गलत रहेगा। तो इस तरह से हमको याद रखना है। अब मैकाले ने क्या कहा कि इसने केवल अंग्रेजी माध्यम और फिल्ट्रेशन थ्योरी पर जोर दिया था, ठीक है। जो मैकाले था, देखिए ऑप्शन में आपको दिखेगा मैकाले, ठीक है। मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, 1835 में। तो इन्होंने क्या कहा, मैकाले ने इसने केवल अंग्रेजी माध्यम और फिल्ट्रेशन थ्योरी पर जोर दिया था। फिर हंटर आयोग की बात करेंगे। यह मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए था। हंटर मतलब जैसे वो कोड़े होते हैं ना, तो उस तरह से आप देखें कि इन्होंने मार मार कर जो है किस चीज़ पर जोर दिया, हंटर का प्रयोग कर करके, कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
सुधार के लिए इन्होंने जोर दिया। ठीक है, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा। ठीक, प्रश्न 2। ठीक है, तो साथियों यदि आपको ये हमारा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आगे बहुत मज़ा आने वाला है। एक प्रश्न में आपको 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए, अलग से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न 2 क्या कहता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आ, इसको अंग्रेजी में एक वर्ड भी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को किसके द्वारा किया गया। देखिए यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से हमें क्या करना है, तो देखिए साथियों ये जो आपका सिलेबस है ना असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, ये पूरा टोटली जो है एजुकेशन का पार्ट इसमें कवर किया गया है। चूँकि यूजीसी का जो नेट एग्ज़ाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वो उसमें भी एक पार्ट पूरा एजुकेशन का कवर होता है। ठीक है, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न में ही एक बहुत अच्छा हमारे पास फैक्ट है कि यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, 28 दिसंबर 1953 को हुआ। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो ये याद रखना है। देखिए 4 नाम यहाँ पर दे रखे हैं, क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो आपका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यूजीसी का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 28 दिसंबर 1953 को। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मौलाना कलाम आज़ाद। देखिए प्रश्न होगा और उसका आंसर होगा तो हमको कितने फैक्ट हम याद कर लेंगे, है ना। तो दिमाग है, इंसानी दिमाग है, चीज़ों को पढ़ने के बाद भूलने लगता है। तो यदि हम उस ऑप्शन को किसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर लेंगे तो शायद वो ज़्यादा हमें याद रहेगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये तो समझ लिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने यूजीसी का उद्घाटन किया था। ठीक है, कब किया था, 28 दिसंबर 1956 को, माफ़ी चाहता हूँ 1953 को। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे, मौलाना आज़ाद कौन थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो प्रश्न यहाँ भी है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना आज़ाद। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आसान चीज़ों को हमको इग्नोर नहीं करना है। तो उन्होंने ही दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। एक फैक्ट और मिल गया है कि यूजीसी का 28 दिसंबर 1953 में उद्घाटन हुआ मौलाना आज़ाद साहब के द्वारा, और दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। ठीक है, इसको लीगलाइज कब हुआ, ये वैधानिक दर्जा कब मिला, तो उद्घाटन 1953 में हुआ, लेकिन संसद में यूजीसी अधिनियम 1956 में पास हुआ। मतलब कि वो 1953 में उद्घाटन तो हुआ, लेकिन यूजीसी कब लीगल हुआ, कब उसकी बातें सर्वमान्य होने लगी, तो यूजीसी अधिनियम जो आया, यूजीसी एक्ट 1956 में पास किया, कहाँ, संसद में। अब राधाकृष्णन ये कौन है, इन्होंने 1948 आयोग में यूजीसी बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1953 के पहले भी बहुत सारे घटनाक्रम रहे, जिसमें राधाकृष्णन साहब ने 1948 में जो आयोग था उसमें इन्होंने यूजीसी बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, कार्य, इसका मुख्य कार्य किसका, यूजीसी का, इसका मुख्य कार्य उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण करना है। मानक क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज तय करना कि उच्च शिक्षा किस तरह की होगी, कौन इसको प्रोवाइड करेगा, क्या टीचिंग टूल्स होंगे, कौन टीचर्स होंगे, किस तरह से सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो टीचर्स मतलब कि हायर एजुकेशन में प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, तो क्या किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, तो प्रशासनिक ढांचा किस तरह का होगा। ठीक है, उच्च शिक्षा का ढांचा, प्रशासन, उच्च शिक्षा में भी प्रशासनिक ढांचा किस तरह से होगा, तो वो सारी चीज़ें यूजीसी तय करता है कि उच्च शिक्षा के मानक किस तरह होंगे, उनका संतुलन कैसे होगा, आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, उनको निर्धारित कैसे किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। साथियों यदि आपको हमारा प्रयास अभी भी पसंद आ रहा है तो है ना, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चलिए, और कमेंट कर कर भी बताएं यदि किसी तरह का डाउट रह जाए, किसी तरह की कुछ और कंसर्न है आपका, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न 3 है, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देखिए पढ़ाई कभी भी मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, अगर हमको चीज़ें समझना है, कॉन्सेप्चुअली जाना है, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। इस तरह का आपको अपने साथ में मोटिवेट होके धैर्य से चलना होगा। ठीक है,
चलिए, तो प्रश्न 3, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 246, उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण किस सूची का विषय है? देखिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2014 में पूछा गया है ये प्रश्न, आज से 16 साल पहले। ठीक है, अ, चलिए, तो इसको हम देखेंगे। 12 साल पहले, सॉरी, प्रश्न पूछा गया है 2014 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण किस सूची का विषय है? तो देखेंगे कि आ, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा संघ सूची प्रविष्ट 66। ठीक है, अब देखिए, इतने कठिन कठिन शब्द यदि आएंगे तो कैसे ही दिमाग उनको याद रख पाएगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा। परेशान नहीं होना है, प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण, ये जो कहें कि ये जो टर्म है उच्च शिक्षा के मानक, क्योंकि ये तय कौन करता है? यूजीसी करता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय और निर्धारण किस सूची का विषय है? तो आंसर है हमारा संघ सूची का विषय। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रविष्टि, प्रविष्टि देखिए कितना कठिन शब्द है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में बहुत आसान सा है। प्रविष्टि मतलब लिस्ट, तो जो आपकी लिस्ट नंबर 66 है, ये क्या कहती है? और ये इसमें भी लिस्ट नंबर फर्स्ट, ये केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वह उच्च शिक्षा और शोध के स्टैंडर्ड तय करे। ठीक है, इस लिस्ट में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या अधिकार है। तो लिस्ट 66 केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वह उच्च शिक्षा और शोध मतलब कि रिसर्च के स्टैंडर्ड तय करे। यूजीसी इसी शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, समवर्ती सूची क्या है? हमारा आंसर तो देखिए यहाँ पर आपने समझ लिया हमारा आंसर क्या हुआ। ठीक है, वो तो आपने देख लिया कि संघ सूची का विषय है, लेकिन प्रविष्टि 66 है। अब कुछ और जो हमारे विकल्प थे, हर एक विकल्प कुछ कहता है, तो समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची एंट्री नंबर 25, एंट्री 25, इसमें शिक्षा का सामान्य प्रशासन आता है। अब इसमें भी एक प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची एंट्री 25 में शिक्षा का सामान्य प्रशासन आता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कुछ चीज़ें और बदल कर पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य सूची, आज़ादी के समय शिक्षा इसी में थी लेकिन अब नहीं। राज्य सूची देखिए, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या है? आज़ादी के समय शिक्षा इसी में थी लेकिन अब नहीं है। तो शिक्षा फिर देखें किसका विषय है? शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। ठीक है, यानी कि ये समवर्ती सूची का विषय है, केवल राज्य सूची का नहीं है। लेकिन राज्य सूची आज़ादी के समय शिक्षा इसी में थी लेकिन अब नहीं है। पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय राज्य सूची के अंतर्गत शिक्षा आती थी, नहीं आती थी, या और अन्य विकल्प दिए रहेंगे, तो इसको आपको बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? आज़ादी के समय शिक्षा इसमें थी लेकिन अब नहीं है। प्रश्न नंबर 4 महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक और फैक्ट हमारा है, महत्वपूर्ण क्या था जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें। एग्जाम में अक्सर लोग समवर्ती सूची लगा देते हैं, लेकिन मानकों का निर्धारण केवल केंद्र का काम है। ठीक है, ये देखिए कंफ्यूजिंग फैक्ट है। कंफ्यूजिंग फैक्ट से मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट ये कहा कि समवर्ती सूची, उसी पर हम बात कर रहे थे। समवर्ती सूची जो उच्च शिक्षा है वो किसका विषय है? ठीक है, तो वो शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है, क्योंकि राज्य और केंद्र मिलकर चीज़ों को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूजन में हम क्या लगा देते हैं इसको? समवर्ती सूची। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो हमने देख ही लिया ऊपर क्या था। ठीक है, तो मानकों का निर्धारण की अगर बात है तो आपका जो आंसर रहेगा वो संघ सूची प्रविष्टि 66 रहेगा। ठीक है, चलिए, एग्जामिनर साथियों आपको बुरे तरह से कंफ्यूज करना चाहता है कि, लेकिन अपने को होना नहीं है। प्रश्न नंबर 4, यूजीसी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है? भाई अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखिए मानित विश्वविद्यालय मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है पहले।
तो कौन सी धारा के अंतर्गत, तो धारा 3। देखिए अगर धारा याद कर ली ना साथियों तो आप इस एग्जाम को निकाल ले जाओगे, डोंट वरी, बहुत आसान है। ठीक है, तो धारा 3, देखिए 3 से याद रखें, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम बिगड़ेगा तो क्या बनेगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। कौन सी धारा के तहत, धारा 3। धारा 3 क्या कहती है, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा मानित विश्वविद्यालय यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी इसके तहत घोषित किया जा सकता है। ठीक है, धारा 3 के अंतर्गत। तो बाकी जो धाराएं भी दे रखी हैं, धारा 2F क्या कहती है, धारा 3 क्या कहती है, 22 क्या कहती है, तो देखें कि धारा 3 कहती है, 3 मतलब केंद्र सरकार। देखिए 3 जो शब्द है ना वो देखिए 1 और 2, बीच में 2 है ना, 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे। तो क्या होगा, 3 में केंद्र अगर हमको चुनना है तो बीच का जो अक्षर है वो हमारा केंद्र होगा। तो 3 से एक चीज याद रखें, केंद्र। तो धारा 3, केंद्र सरकार यूजीसी की सलाह पर किसी भी संस्थान को जो बहुत अच्छा काम कर रहा है यूनिवर्सिटी का दर्जा दे सकती है। ठीक है, धारा 3 ऐसा कहती है। धारा 2F क्या कहती है, ये बताती है कि विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या है। ठीक है, हाँ, तो देखिए 2F मतलब अगर कोई F मतलब फॉरगेट, फॉरगेट ये हम देखिए कोई भी साम दाम दंड भेद सब लगाकर हमको कुल मिला के चीज़ों को याद रखना है। तो धारा 2F क्या कहती है, F मतलब फॉरगेट, यदि आप कोई चीज़ भूल गए तो आपको याद दिलाया जाएगा, भैया देखो किसी भी चीज़ की कोई परिभाषा होती है, ऐसा ही नहीं होता है। तो आपको ध्यान रहेगा कि धारा 2F ये बताती है कि विश्वविद्यालय की परिभाषा क्या होगी। फिर धारा 12B, 12B मतलब 12 तो देखो पहले से ही एक बड़ा अक्षर है ना, 1 2 3 4 5 11 12, तो बहुत लंबे समय के बाद 12 आता है। तो 12B ये फंड है ना, 1 2 जो बी है मतलब कि 1 2 मतलब कि 12 नंबर इसको हम पढ़ेंगे। तो ये फंड ग्रांट लेने की पात्रता तय करता है। पूछा जाएगा कि किस धारा के तहत फंड ग्रांट की पात्रता तय की जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 12B के तहत ग्रांट लेने की पात्रता है। ठीक है, धारा 22 ये केवल अधिकृत संस्थानों को डिग्री देने का अधिकार देती है। ठीक है, अधिकृत का मतलब क्या है, अधिकृत मतलब कि जिन्होंने यूजीसी से मान्यता ली है, केवल वही संस्थान डिग्री देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो ये धारा 22 ही कहती है। धारा 22, 22 मतलब विक्ट्री का भी साइन होता है, ध्यान रखेंगे। तो विक्ट्री मतलब देखिए जब कोई डिग्री मिलती है तो हम कैसे वी दिखाकर हाथ से शेप बनाते हैं, 2 फिंगर से वी का शेप दिखाते हैं। वी क्या है, विक्ट्री का साइन है। वी का नंबर भी 22 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विक्ट्री मतलब डिग्री। तो धारा 22 केवल अधिकृत संस्थानों को डिग्री देने का अधिकार देती है। प्रश्न 5 पर आते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंग्लिश में नाम होता है इसका शॉर्ट में AICTE। ठीक है, तो AICTE को किस वर्ष स्टेचुरी बॉडी का दर्जा दिया गया, मतलब AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक कब बनाया गया। देखिए प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2021 में, तो 1987 सीधा याद रखेंगे। 1987 में AICTE को संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए, तो बाकी ईयर दे रखे हैं तो उनमें भी देखें कुछ हुआ है क्या। तो 1987 में संसद ने AICTE एक्ट पास किया। ठीक है, तो एक तो ये होगा कि AICTE को संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1987 में। ठीक है, अब संसद ने AICTE एक्ट पास किया ताकि तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को कानूनी रूप से रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, 1945 में क्या हुआ, इस साल यह केवल एक सलाहकारी बोर्ड के रूप में बना था। मतलब कि यह मतलब किसकी बात हो रही, AICTE 1945 में भी ये काम कर रहा था, लेकिन उस समय क्या था, केवल ये एडवाइजरी बोर्ड के रूप में काम कर रहा था, सलाहकारी बोर्ड के रूप में। बाद में कुछ समय बाद 1987 में संसद में AICTE एक्ट पास हुआ। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय नेल्सन मंडेला मार्ग नई दिल्ली में है। कभी जाना हो तो आपको ये रास्ते में पड़ेगा, नेल्सन मंडेला मार्ग पर। ठीक है, अब बात क्या है, AICTE मेडिकल कोर्सेज को कंट्रोल नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है केवल ये टेक्निकल कोर्स या मैकेनिकल कोर्स को ही रेगुलेट करता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इसको यहाँ पर क्लियर कर लो कि AICTE मेडिकल कोर्सेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट किस समिति से संबंधित है। देखिए ये भी एक कथन हो गया। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, तो कौन सी समिति ने ऐसा कहा, वो भी महत्वपूर्ण है। यश, देखो यशपाल समिति ने 1993 में ऐसा कहा। आप देखो कैसे याद रखेंगे। शिक्षा, देखो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये तो आपने सुना होगा। तो जो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब तो क्या बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। तो यश तो बढ़ेगा, तो यश किससे कनेक्ट है, शिक्षा से। तो शिक्षा मतलब यशपाल समिति। 1993 में इस समिति ने ये स्टेटमेंट दिया, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, बाकी ने क्या किया, तो बाकी का देखेंगे। यशपाल समिति, इन्होंने बस्ते का बोझ कम करने और रटने की जगह समझने पर जोर दिया। जो अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ रटना नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो यशपाल समिति ने कहा कि बस्ते का बोझ कम करेंगे और रटने की जगह समझने पर जोर दिया जाएगा। जो आप समझेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। कोठारी आयोग, इन्होंने 10+2+3 का फॉर्मूला दिया था। जो एजुकेशन सिस्टम हमारा आज चल रहा है वो इसी आयोग का दिया हुआ है, उसी पैटर्न पर चल रहा है कि पहली से 10वीं तक हमको पढ़ना है, फिर 2 साल हमको एक कोर्स लेकर पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट को चूज करना है, और फिर 3 साल हमको ग्रेजुएशन में देना है। तो ये फॉर्मूला कोठारी है ना, कोठारी आयोग ने ये दिया था। ठीक है, अभी इनका जो है हमको सन भी याद रखना है। कोठारी आयोग 1964 में इन्होंने फॉर्मूला दिया। उच्च शिक्षा, प्रोफेसर यशपाल ने 2009 में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए एक बड़ी रिपोर्ट दी। ठीक है, पूछा जाए प्रोफेसर यशपाल साहब ने किस सन में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 2009 में। ठीक है, विजन, इसका मानना था कि ज्ञान को दीवारों में बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रोफेसर यशपाल साहब का मानना था ये, है ना, ज्ञान कोई बंद कमरे में रखने वाली चीज़ नहीं है, तो बाहर फैलना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, है ना, इंग्लिश में थोड़ा आसान ही होता है, NAAC नहीं पढ़ते हैं इसको, नेक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हमको देखेंगे इसको। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है, आंसर इसका बेंगलुरु। तो सीधा पूछा जाए नेक का मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए नाम में भी अजीब सा है थोड़ा, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ठीक है, अगर हमको पहली बार इस शब्द को देखेगा कोई भी स्टूडेंट तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो नेक से याद रखें, नेक का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। 1994 में यूजीसी के तहत एक स्वायत्त, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस बॉडी, संस्थान के रूप में। स्वायत्त संस्थान का मतलब होता है जो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। ठीक है, तो 1994 में यूजीसी के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में क्या हुआ, नेक को बनाया गया। ठीक है, कार्य क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग तय करना, है ना। ठीक है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं है, ये सब तय कौन करता है, नेक तय करता है, उनको मान्यता देता है। आ, A+ है या B है, ये सारे ग्रेड तय करता है। विजन, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, इसके प्रमुख डायरेक्टर को कहा जाता है। ठीक है, निर्देशक कौन, जो नेक के डायरेक्टर हैं, इसके प्रमुख जो हैं, है ना, उनको डायरेक्टर कहा जाता है। हालांकि देखा जाए तो निर्देशक का ही इंग्लिश वर्ड जो है वो डायरेक्टर होता है। चलिए प्रश्न 8, साथ ही धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन हर एक प्रश्न कुछ कहता है। ठीक है, वो 50 प्रश्नों से यदि एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल होगा फिर 50 प्रश्नों को पढ़कर एक प्रश्न को सॉल्व करना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 8, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो देखिए बहुत आसान है, डिजिटल उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे भी ना, तुक्का भी लगा देंगे तो समझेंगे कि केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या एजुकेशन में सबसे आगे है, ये राज्य कौन है, केरल। तो उन्हों वहीं से शुरुआत हुई। देखिए ये सब हम याद रखने के लिए सारी चीज़ें मिथ है जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब एक चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि केरल को किस तरह याद रख सकते हैं। केरल पढ़ा लिखा है, एजुकेशन में आगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजिटल यूनिवर्सिटी वही बना सकता है। ठीक है, लेकिन
इसको हम याद रखने का तरीका है कि केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो भाई वहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत सबसे पहले हुई, तो भारत का पहला राज्य बन गया। देखिए करेंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखिएगा। केरल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सा? कुत्सित, KUDSIT खुला है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरल तिरुवनंतपुरम में यूनिवर्सिटी खुला है खुद से, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन। अब चूंकि देखिए भाई डिजिटल की बात हो रही है, तो हर चीज़ वहाँ पे डिजिटलाइज तरीके से सिखाई जाएगी। तो आज के समय में डिजिटल क्या क्या है, देखिए ध्यान रखें, ब्लॉकचेन, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों में रिसर्च बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य हो गया। मध्य प्रदेश, तो क्या हमको ऑप्शन में दिखा मध्य प्रदेश, तो क्या मध्य प्रदेश इसका सही आंसर था? नहीं था। तो उसके बारे में क्या है? MP में हाल ही में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से मिल गया। कुछ ही समय पहले हमारी जो है मौजूदा सरकार ने घोषणा की थी कि मेडिकल की पढ़ाई को अब हिंदी में हम कराएंगे, ताकि विद्यार्थियों को थोड़ी आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना मेडिकल की जो एजुकेशन है वो हिंदी में प्रोवाइड कराने के लिए। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि UGC के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? स्टेचुरी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है ये, पूछा भी जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे कई साथियों को ये नहीं पता होगा, लेकिन याद रखेंगे कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए, तो डोंट वरी, सब सब एक तरफ से सब निपटा दो, डोंट वरी। एक तरफ से सब निपटा दो का मतलब यही है कि जो इम्पोर्टेंट है वो उसको बिल्कुल आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो अधिकतम कार्यकाल कितना होना चाहिए UGC के अध्यक्ष का? तो 5 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष की आयु, ठीक है। तो या तो 5 साल में उनको रिटायर करेंगे, ठीक है, पहले साल ज्वाइन हुए, 1 2 3 4 5, या तो 5 साल काम कर लो, या फिर 65 वर्ष की आयु। अभी ये अलग से क्यों लिखा है? यानी कि किसी व्यक्ति ने मान ली 60 साल की उम्र में UGC का अध्यक्ष बना, तो अब उसका रिटायरमेंट कब होगा? 5 साल बाद? नहीं, 5 साल बाद नहीं, उसका रिटायरमेंट होगा अगर 62 में ज्वाइन किया है तो 3 साल ही बचते हैं, 63 64 65, 65 में जो है आ, आयोग उनको रिटायरमेंट दे देगा, ठीक है, कार्यकाल खत्म हो जाएगा। या फिर 60 साल में ज्वाइन किए तो फिर 5 साल सीधे मिल जाते हैं, 55 में ज्वाइन किए फिर 5 साल बचते हैं। तो भैया समय से कुछ कर लोगे तो ही अवसर आपके इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो व्याख्या देखिए क्या है, कार्यकाल, अध्यक्ष जो है 5 साल तक पद पर रह सकता है, लेकिन 65 वर्ष की उम्र होने तक रिटायर होना पड़ता है। उपाध्यक्ष इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। कोई अध्यक्ष है तो कोई उपाध्यक्ष है, तो उनका 3 वर्ष या 65 साल की आयु, ठीक है। पुनर्नियुक्ति, अगर रीज्वाइनिंग हो रही है तो अध्यक्ष को दोबारा उसी पद पर नियुक्त नहीं किया सकता, क्योंकि भाई एक बार यदि वहां से आप चले गए उस पद से, तो उस पद पर आपको दोबारा नहीं बैठा सकते, ये नियम है, ठीक है। किसके नियम है ये भी तो आपने देखना होगा ना। तो आपने देखना होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसी के जो अध्यक्ष हैं उससे जुड़ी हुई सारी बातें, ठीक है। कार्य समय कितना था? 5 साल या 65 वर्ष। हमने यहाँ पर देखा 3 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, ये कौन है? उपाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस निकाय को UGC और AICTE की जगह लेने के लिए प्रस्तावित किया गया? मतलब कि इन दोनों को आप मर्ज कर दो, किसको? इन दोनों को मर्ज कर दो और एक नया बोर्ड बनाओ, तो उसको प्रस्तावित किया गया NEP में। तो किन दो निकायों को मर्ज करने के बाद प्रस्तावित किया जा रहा है? तो HECI, इन दोनों को UGC और AICTE को मिला देंगे, और एक तीसरा जो है क्या बना देंगे? तीसरा कमीशन बना देंगे, उसका नाम क्या रहेगा? HECI। देखिए NTA यहाँ पर ऑप्शन है, NHERC, GEC, तो ये सब हमारे आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या है? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HECI ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी जो पूरे उच्च शिक्षा को देखेगी, मतलब एक छत का काम करेगी वहाँ से। 4 स्तंभ क्या होंगे इसमें? रेगुलेशन के लिए NHERC होगा, ठीक है। आ, तो उसके बाद में ग्रेडिंग के लिए NAC होगा, NSE, फंडिंग के लिए HEGC होगा, और स्टैंडर्ड्स के लिए GC होगा। देखिए चारों और जो आपके सामने विकल्प हैं
उन चारों का कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पर है। तो चार स्तंभ होंगे, इसमें रेगुलेशन के लिए NHERC होगा, ग्रेडिंग के लिए नेक होगा, फंडिंग के लिए HEGC होगा, और स्टैंडर्ड्स के लिए GEC होगा। अब यदि इसमें अपवाद देखेंगे तो अपवाद क्या है? अपवाद मतलब क्या होता है कि उसके बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, ठीक है, तो कानूनी, लॉ और चिकित्सा शिक्षा के दायरे में नहीं आएंगे, ये एक अपवाद है। लेकिन ऐसा ये मिथ है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कानूनी, यदि आपको एजुकेशन लेना है, उसके बारे में स्टडी करना है, या मेडिकल के बारे में पढ़ना है, तो ये भी उसके दायरे में आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 11 से 20 की हम बात करेंगे। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इन 50 प्रश्नों में से एक प्रश्न जो है आपके काम का है। वो कौन सा प्रश्न है ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन पुराने सभी एनालिसिस से हम देख रहे हैं कि हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 किस धारा में कुलपति या वाइस चांसलर की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है? देखिए MPPSC के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है। धाराओं को तो आपको घोट कर पी जाना है, जब धाराओं को आप घोट कर पी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर और कुछ पढ़ने को बचता है। तो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की वो कौन सी धारा है जिसमें कुलपति या इंग्लिश में समझते हैं वाइस चांसलर की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है? तो देखिए धारा 14 में उल्लेख है किसका? वाइस चांसलर की शक्तियों का। अब भाई ऐसे तो बहुत सारी धाराएं आप बता दोगे, 1 2 3 4 8 10, तो क्या सबको इस तरह से याद रखेंगे? नहीं, यदि आप हर एक धारा को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो धारा 14 ये सबसे महत्वपूर्ण धारा है, ये बताती है कि कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा, ठीक है। धारा 13 क्या कहती है? कुलपति जो कुलाधिपति होते हैं, गवर्नर, उनकी शक्तियों का इसमें वर्णन है। 13 है ना मेरा, मेरा नहीं, किसका है? 13 है। तो 13 किसका है? कुल सचिव, ठीक है। कुल सचिव की शक्तियों का इसमें माफी चाहता हूँ, कुलाधिपति की शक्तियों का वर्णन होगा धारा 13 में। धारा 15 में कुल सचिव के बारे में बताया गया है, ठीक है। रजिस्ट्रार के बारे में धारा 15 में। तो बहुत अच्छे से, बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको ध्यान रखिएगा। धारा 14 में फिर से इसको देख लेते हैं। धारा 14 में कुलपति जो है विश्वविद्यालय मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा। धारा 13 कुलाधिपति यानी कि गवर्नर, इनकी शक्तियों का वर्णन होगा। धारा 15 में रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया है। भूमिका क्या है? कुलपति का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे अधिनियम और परिनियमों का ठीक से पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? UGC अधिनियम की धारा 12B के तहत किसी विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? पूछा गया है, देखिए, है ना, UGC नेट 2019 में। धारा 12B के तहत किस विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सारी जो धाराएं है ना सर, ये जो सारी धाराएं UGC के अंतर्गत हैं, UGC अधिनियम के अंतर्गत। तो धारा 12B क्या कहती है? 12B कहती है कि UGC द्वारा उपयुक्त फिट घोषित किया जाना, ठीक है। कब हो पाएगा ये संभव? अगर किसी विश्वविद्यालय को अनुदान देना है तो क्या अनिवार्य है? वो धारा 12B के अंतर्गत फिट होना चाहिए। अब फिट होने के लिए क्या जरूरी है? हमें पता हो कि भाई क्या फिटिंग सही होना चाहिए। तो धारा 12B या फंडिंग की चाबी है। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि 12B, ठीक है, काफी बड़ा नंबर है, फाइनेंशियल नंबर। 12B कोडिंग जैसा कुछ लगता है, तो वैसा ही समझ लें, लेकिन याद रहना चाहिए। ये फंडिंग की चाबी है। अगर यूनिवर्सिटी 12B की लिस्ट में नहीं है तो उसे केंद्र से कोई पैसा नहीं मिलेगा। प्रोसेस क्या है? UGC एक टीम आपके पास इंस्पेक्शन के लिए आएगी, मानकों को पूरा करने पर ही ये दर्जा देगी, ठीक है। उन्होंने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं, यदि उन स्टैंडर्ड्स के आधार पर वो यूनिवर्सिटी काम कर रहा है तो उसको जो है फंडिंग की चाबी दे दी जाएगी, ग्रांट दे दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अंतर, धारा 2F, ठीक है, 2F क्या देती है? केवल मान्यता देती है, जबकि 12B पैसा देने का अधिकार देती है, ठीक है। 2F अभी हमने देखा था, आप भूल गए, फॉरगेट हो गए। क्या भूल गए?
आप भूल गए परिभाषा परिभाषित करना कि भाई कैसे चलाने यूनिवर्सिटी को, उसकी क्या परिभाषा होना चाहिए। तो 2F के अंतर्गत केवल मान्यता दी जाएगी, लेकिन आपको पैसा चाहिए तो 12B, धारा 12B के अंतर्गत आपको पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कोर्ट सभा या सीनेट का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट 1973। तो मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में, ठीक है, कोर्ट सभा सीनेट का अध्यक्ष कौन होता है? तो कुलाधिपति, गवर्नर। ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कुलाधिपति, राज्यपाल ही कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कुलपति यह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट, कोर्ट क्या है? यह विश्वविद्यालय की सर्वोच्च विधायी संस्था है, सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है, जो नीतियों पर चर्चा करती है। बैठक, इसकी वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए किसकी बैठक होना अनिवार्य है? तो बहुत ध्यान से आप देख लेंगे ना। हाँ, कोर्ट सभा, इसकी एक बार बैठक होना जरूरी है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? कुलाधिपति करेंगे। कुलाधिपति नहीं होंगे तो कौन करेंगे? कुलपति करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार साल में इसकी बैठक होना जरूरी है। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? नेट पेपर फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो आईआईटी खड़गपुर। प्रबंधन मतलब भाई इतना सारा डेटा अवेलेबल है तो कोई ना कोई तो उसको देख रहा होगा ना। कौन देखता है उसको? तो उसको देखता है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर क्या देखता है? इस डेटा को देखता है प्रबंधन, शिक्षा मंत्रालय ने इसे आईआईटी खड़गपुर को सौंपा है। उपयोग, इसमें करोड़ों ई बुक्स, रिसर्च पेपर और ऑडियो वीडियो लेक्चर मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहाँ पर? आप भी इसको देखेंगे अभी, है ना। इस लेक्चर को यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं प्रश्न नंबर 14 तक, तो आप जरूर इसको सर्च करिएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि सर हाँ हमने इसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को सर्च किया था। ठीक है, चलिए उपयोग, इसमें करोड़ों ई बुक्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, ऑडियो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। विज्ञान, विजन, एक पुस्तकालय, एक पुस्तकालय पूरा भारत। ये कितना शानदार सा स्टेटमेंट है। विजन है, एक पुस्तकालय पूरा भारत, वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो ये भी पूछा सकता है कि विजन, निम्न में से कौन सा विजन जो है डिजिटल लाइब्रेरी या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का है? तो आपको बताना है कि भाई इस लाइब्रेरी का ये विजन है। ठीक है, एक पुस्तकालय पूरा भारत, कितनी बढ़िया सोच है। प्रश्न 15, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो इनका मुख्य लक्ष्य क्या है? राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना। देखो रूसा, रूसा मतलब कैसे कहें? रूस, रूस मतलब कभी कभार रूठा हुआ रहता है अन्य देशों से। ठीक है, उसका अलग सलग काम चलता रहता है, काफी आगे है हर चीज में, लेकिन अपना दुनिया में मौज चलती रहती है। तो उसी तरह से इसको ध्यान रख लेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, आर फॉर राष्ट्रीय, उ से उच्चतर और एस से शिक्षा अभियान, राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की। तो ये अब हमेशा अपने क्वालिटी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना रूस का काम है, रूसा का काम है। रूस क्यों बोला? याद रह जाएगा। ठीक है, रूस का काम है, राज्य में जो भी यूनिवर्सिटी काम कर रही है तो उनके शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने का काम है। कब शुरू हुआ था? 2013 में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। फंडिंग मॉडल, इसमें केंद्र 60 रुपये और राज्य 40 रुपये देगा, यानी कि 100% में से मान लीजिए कि उदाहरण के 100 पैसा खर्च हो रहा है या 100 रुपये खर्च हो रहा है, तो 60 कौन देगा? केंद्र, और 40 देगा राज्य, सामान्य राज्यों के लिए। ठीक है, उद्देश्य, राज्य की यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब और लाइब्रेरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना। ये किसका काम है? रूसा का काम है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। चलिए प्रश्न 16 देखेंगे। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद यानी एकेडमिक काउंसलिंग का मुख्य कार्य क्या है? यूजीसी के रूल्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे परीक्षा और पाठ्यक्रमों को नियंत्रण एवं रख रखाव, ये क्या है? यूजीसी का रूल्स है। तो विश्वविद्यालय की विद्या परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य कार्य है एकेडमिक काउंसिल का परीक्षाओं पाठ्यक्रमों का नियंत्रण एवं रख रखाव।
देखिए भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। परीक्षा कौन सी, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो परीक्षाएं होती है पाठ्यक्रम को, चाहे वो मैथ्स किसी का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो हर एक कोर्स का एक परीक्षा क्रम होता है, पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस होता है, क्यूरिकुलम होता है। तो ये सब कोई ना कोई तो नियंत्रित करता होगा ना। कभी ऐसा होने लगे कि कोई यूनिवर्सिटी चल रहा है, तो उन्होंने अपना कोर्स डिजाइन कर लिया कि नहीं हम तो यही पढ़ाएंगे। तो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। उसको किसी ना किसी के हाथ में उसका कंट्रोलिंग पावर होता है। तो ये किसके पास, यूजीसी के पास है। तो विश्वविद्यालय की विद्या परिषद जो है, ठीक है, एकेडमिक काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है, परीक्षाओं और पाठ्यक्रम को नियंत्रण रखना। चलिए, एकेडमिक काउंसिल क्या है, विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पढ़ाई लिखाई वाली संस्था है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कुलपति वाइस चांसलर होता है। महत्व, नया कोर्स शुरू करना, सिलेबस बदलना बिना इसकी मंजूरी के नहीं हो सकता। चलिए, करेंट अफेयर से एक प्रश्न आया आपके सामने कि एनईपी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल की पढ़ाई पूरी करने पर क्या मिलता है, ठीक है। 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल में सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल में एडवांस, मतलब एक से बड़े दो, तो दो में क्या होगा भैया, ज़्यादा पढ़ाई कर लिया आपने तो एडवांस डिप्लोमा लो। 3 से 4 साल बहुत मेहनत की है तो चलो लो डिग्री लो, रिसर्च के साथ मिलती है। ठीक, किसकी बात हो रही है, एनईपी की बात हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होगा भैया ऐसा सब, है ना। अपना तो अब समय गया ये सब सर्टिफिकेट और ये सब करने का, है ना, क्योंकि आप तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने वाले हैं। चलिए, तो नहीं सीरियसली, ये देखिए, ये जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए सारा ये कोर्स डिजाइन है, ठीक है। तो आपने, हमने तो किसी ने मास्टर्स किया, किसी ने ग्रेजुएशन किया, ये सारी चीज़ें आप कर रखे हैं ना। तो ये अब अपने काम का नहीं है, ये तो आने वाली जो पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों का मजा लेगी। चलिए, तो प्रश्न 18, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत कुल सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक है भाई। देखो, मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय अधिनियम है, ठीक है। हाँ, इसको बिल्कुल आपको कहें कि साइड लाइन नहीं करना है। तो मध्य प्रदेश का भी बहुत अपना एक इतिहास है, उसकी भी धाराएं हैं, उसके भी एक्ट्स हैं। तो मध्य प्रदेश विद्यालय अधिनियम कौन सा, 1973 की किस धारा के तहत कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। तो धारा 15 के अनुसार, धारा 15 कुल सचिव के पद, नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित है। धारा 15 में किसकी शक्तियां शामिल रहेंगी, ठीक है, कुल सचिव की, रजिस्ट्रार की। अधिकारी, कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूरा समय काम करने वाला अधिकारी होता है। कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूरा समय काम करने वाला अधिकारी होता है ना। तो हर समय, मतलब कहें पूरे समय, अगर किसी के देख रेख में कुछ चल रहा है तो वह कुल सचिव। चलिए, तो नियुक्ति, इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यूजीसी अधिनियम धारा 22 के अनुसार कौन डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है, ठीक है। धारा 22 के तहत शैक्षणिक एनजीओ, जो एनजीओ पढ़ा रहे हैं, तो देखिए पहले ही था कि यूजीसी ने जो तय कर दिया कि भाई आप ही डिग्री दे सकते हो मेडिकल की, आप ही इंजीनियरिंग की डिग्री दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी संस्था अपना कोर्स शुरू कर दिया, चलो भाई वहां से नहीं कर पा रहे हो यहाँ हमारे पास आकर कर लो, तो इस तरह से नहीं होता है। तो कोई शैक्षणिक एनजीओ, चाहे कोई एनजीओ एजुकेशन में काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कल को वो अपना कोर्स चला दे तो उनका कोर्स जो है मान्य नहीं होगा। हाँ, आप इनफॉर्मल जो है एजुकेशन लीजिए, वहाँ से सीखिए समझिए, लेकिन आपको जो डिग्री वहाँ से मिलेगी तो वो काम की नहीं रहेगी, ठीक है। तो धारा 22, केवल वही संस्थान डिग्री देगा जो संसद या विधानसभा के कानून से बने हैं, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है। प्रतिबंध, कोई भी प्राइवेट कोचिंग या एनजीओ डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, ये वे केवल डिप्लोमा दे सकते हैं। सजा, उल्लंघन करने पर यूजीसी जुर्माना लगाएगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, ठीक है। प्रश्न 20, आ इनफिलिपनेट, ठीक है, इन हाँ, इनफिलिपनेट जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित वह पोर्टल है जहाँ पीएचडी थीसिस जमा की जाती है। कौन सा पोर्टल है वो बताओ, तो वो शोध गंगा, ठीक है। हाँ, इनफिलिपनेट जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, तो शोध गंगा। इसके बारे में देखते हैं, शोध गंगा ये भारतीय थीसिस का एक डिजिटल भंडार है। शोध गंगा, किसी भी तरह का आप थीसिस पे ढूंढ लीजिए आपको मिल जाएगा, लेकिन सही से ढूंढेंगे तो पता चलेगा, ठीक है।
थीसिस की समझ होगी तो इस थीसिस को आप सर्च करेंगे समझ पाएंगे किस विषय में थीसिस क्या है। शोध सिंधु ये ई जर्नल्स और ई बुक्स के लिए है, ठीक है। ई बुक्स अगर आपको पढ़ना है, जर्नल्स पढ़ना है, तो आप शोध सिंधु सर्च कीजिए। विद्वान, यह भारत के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का एक डेटाबेस है, ठीक है। उच्च शिक्षा का ढांचा और प्रशासन की हम अभी तक बात कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा 1 से लेकर 20 प्रश्न हमने देखा। यदि आप देखें कि एक प्रश्न में 4 विकल्प हैं, चारों का हमने कॉन्सेप्ट समझा, यानी कि 20 प्रश्न को हमने पढ़ा, साथ में 4 विकल्प, यानी कि 20 × 4, ठीक है, कितने हो गए? 80। तो 80 प्रश्नों को हमने अभी तक अध्ययन कर लिया है। और यकीन मानिए कि यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझा है ना, 2x में एक बार और वीडियो देख लेंगे, फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, हमेशा के लिए, नो रिवाइज नीडेड। तो इन 80 प्रश्नों में से जब थ्योरी पढ़ेंगे, देखिए उनमें बहुत समय लगेगा, तो बजाय उसको पढ़ने के आप इस तरह से भी पढ़ाई कर कर देखिए, है ना। और किसी भी चीज़ को पढ़िए, बार बार पढ़ेंगे तो एक किताब को 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है, बजाय कि 10 किताबों को एक ही बार पढ़ना। चलिए, तो यदि आपने अभी तक धैर्य रखा और अभी तक आप इन प्रश्नों को आपने समझा, कॉन्सेप्चुअली अपने मन मस्तिष्क में उतार लिया, बहुत अच्छी बात है। लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट कर कर बताएं। चलिए, लाइक करें और एमपी परीक्षा मंच को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सारे अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, धन्यवाद।